तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आपका समय खराब नहीं करेंगे। पहला प्रश्न अगर आप देखिए 50 क्वेश्चन तक हमने ऑलरेडी कर लिया है, एक्सप्लेनेशन आपकी जो रहेगी। अब देखिए 51 क्वेश्चन जो है, 51 क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। ऑप्शन जो है आपके पास, ऑप्शन आपके पास दिए थे 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1947 और आपके जो ऑप्शन जो डी था इसमें कौन सा आपके पास था 26 जनवरी 1949। तो देख लीजिए ऑप्शन जो आपके पास 9 दिसंबर 1946 था, ये आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाना था। यानी कि क्या प्रश्न पूछा गया था कि संविधान सभा की पहली बैठक, तो संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को आपके देखने को मिली थी। और इसमें जो है आपके पास अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके बाद जो है दूसरी बैठक जो आपकी देखने को मिलती है 11 दिसंबर 1946, इसमें जो आपके पास स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट याद रखना, अस्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा जो कि 9 दिसंबर 1946 को आपके चुने गए थे, जो कि फ्रांस में एक प्रावधान था कि सबसे वृद्ध जो व्यक्ति होंगे, सबसे सीनियर व्यक्ति होंगे, उसके तर्ज पे इनको चुना गया था। तो ये आपके 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की। चलिए इसके अलावा जो है इसमें 11 दिसंबर आपका दिया गया था ऑप्शन, तो 11 दिसंबर से आपको मैंने फैक्ट बता दिया। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, सेकंड बैठक हुई थी और राजेंद्र प्रसाद को इसमें स्थायी अध्यक्ष आपके चुना गया था। आगे इसमें ऑप्शन आपके पास दिया है 26 जनवरी 1949। 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, 26 जनवरी जो है बात कीजिए आपके पास 1949, तो 1949 को यहाँ पे कोई डेट आपके निकल के नहीं आती, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 को एक डेट आपने याद रखनी। इस दिन भारतीय संविधान को आपके लागू किया गया था। हालांकि जो अडॉप्ट किया गया था वो अडॉप्ट आपके 26 नवंबर 1949, ये याद रखना है आपने पास, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया। ये वाला कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन पूरी तरह से संविधान लागू आपके कब हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसमें याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो प्रश्न आपसे पूछा गया था लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए थे, आपके पास ऑप्शन फर्स्ट था 2 और सेकेंड था आपके पास 12 और इसके अलावा 1/3 या फिर आपके पास 6। तो ऑप्शन जो फर्स्ट यहाँ पे दिया था तो आपके 2 रहेगा। तो अगर बात की गई है लोकसभा की, तो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता था या कर सकता है, तो ये आपके पास 2 सदस्य, तो 2 मेंबर आपके ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपका इसमें सही रह जाना था। 12 की अगर हम बात करें ऑप्शन जो बी है या आपका राज्यसभा से रिलेटेड आपकी रहेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 53 को अगर आप देखिए तो राज्यसभा के सदस्यों को चयनित करने हेतु न्यूनतम आयु, तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु पूछी गई है, अगर आपने राज्यसभा का मेंबर बनना है, अगर आपने जो चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए जो कम से कम आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया था। ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ऊपर 25, 30 और 35। तो इंपॉर्टेंट आपके रहेगा ऑप्शन फर्स्ट है 25 इसमें बताया गया है, लेकिन 25 आपका गलत है। उसके बाद ऑप्शन जो सेकंड आपको दिया था 30 बिल्कुल आपका सही है। अगर आपने राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज आपकी रहेगी 30। अगर प्रधानमंत्री को राज्यसभा से चुना जाना है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है मिनिमम एज जो रहेगी व्यक्ति की वो आपकी 30 ईयर रहेगी, अगर वो राज्यसभा से चुना जाता है। लेकिन अगर लोकसभा से चुना जाता है तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज आपकी कितनी रहेगी 25 रहेगी। तो इसी तरह जो है लोकसभा से अधिकतर आपके प्रधानमंत्री बनते हैं, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर वो लोकसभा का मेंबर है या लोकसभा से आपके जो है प्रधानमंत्री बनता है तो 25 ईयर मिनिमम एज आपकी देखने को मिलेगी। ऑप्शन इसमें जो 35 भी एक दिया गया है, तो 35 आपके पास ऑप्शन सी रहेगा। 35 किसके लिए है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम एज आपकी कितनी रहेगी 35 ईयर आपकी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो एक और चीज आती है राज्यसभा में, आपके जो है राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उस जो है पदेन सभापति जो आपके कहते हैं, उनको जो है चुनने के लिए जो आपकी मिनिमम एज वो भी आपकी 35 ईयर ही रहेगी। तो ये भी आपने याद रखना। हालांकि वो राज्यसभा के सदस्य आपके नहीं होते हैं। तो ऐसा कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष तो उसका अध्यक्ष या फिर कह लीजिए या फिर उसका सभापति उसका मेंबर नहीं होता, तो राज्यसभा का जो आपके पास सभापति होता है जो आपके उपराष्ट्रपति कहलाते हैं, तो वो आपके जो इसके मेंबर नहीं होता, इनकी मिनिमम एज भी आपकी 35 ईयर ही रहेगी। तो ये छोटे छोटे फैक्ट है, आप साथ साथ लेकर चलेंगे। आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 53
हो गया है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलेंगे। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा या लोगों का सदन आपकी जो है हाउस ऑफ कॉमन आपका कहा जाएगा? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए थे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानमंडल। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आपके, अगर आप स्क्रीन पे देखिए तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा आपके जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लोकसभा को क्या है आपके पास प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, या प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल इसमें सही हो जाना था। बाकी बात की जाए राज्यसभा की, राज्यसभा से रिलेटेड मैंने फैक्ट बता दिया है, मिनिमम एज आपकी जो 30 रहेगी। लोकसभा की बात की जाए मिनिमम एज आपकी 25 रहेगी। इसी तरह आपके पास विधानमंडल की बात की जाए, विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा दोनों ये भी बिल्कुल एचटी जैसे ही काम करती है जैसे कि ये आपके काम करते हैं। डिटेल में वीडियो देखनी होगी इससे रिलेटेड, आपको जो संसद से रिलेटेड एक वीडियो मैंने आपकी जो है यूट्यूब पर डाली है, अगर आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। पार्लियामेंट करके आपने सर्च करना, उसमें बाद में लिख देना क्वालिटी लर्न पॉइंट या क्वालिटी लर्न अकेडमी, तो दोनों करके आपको वीडियो सामने आ जाएगी। बाकी अगर मुझे याद रहा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, अगर याद नहीं रहा, अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना। जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे स्टूडेंट है, जो ग्रुप में स्टूडेंट है, उनमें से कोई भी मुझे मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में भी वीडियो डाल दी जाएगी। बाकी कोशिश करूंगा अगर डिस्क्रिप्शन में मुझे याद रहा तो उसको वीडियो को डाल दिया जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 55 अगर आप देखें तो इसमें था संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है, यानी कि किसकी बात की गई है? संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सेशन। तो ज्वाइंट सेशन आपसे क्या पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ज्वाइंट जो अधिवेशन है, ज्वाइंट अधिवेशन आपके किस आर्टिकल में आता है? 108, आर्टिकल 108 108 के अंतर्गत आपके जो ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है। इसको बुलाता कौन है? बुलाया जाता है इसको राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है कौन करेगा? इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये संयुक्त अधिवेशन होता क्या है? यानी कि आपके पास संयुक्त अधिवेशन को अगर हम इसको, कुछ स्टूडेंट को हो सकता है समझना है कि संयुक्त अधिवेशन है क्या। एक्चुअल में कुछ एक ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो कि आपके जरूरी भी है, लेकिन इतने भी जरूरी नहीं है कि आपके जो है वो अलग अलग सदन से ही या फिर विशेष बहुमत से पारित करना उसके लिए अनिवार्य है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ एक विषय अगर लगता है राष्ट्रपति को कि हाँ इस विषय को जो है पास करना जरूरी है, इस बिल को जो पास करना जरूरी है, तो ऐसे में वो ज्वाइंट सेशन आपके बुलाता है। तो 108 आर्टिकल 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सेशन बुलाएगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठेंगे, उन दोनों के मेंबर एक ही असेंबली के अंदर, और इसमें जो है कुछ एक प्रस्ताव आपके रहते हैं उसको जो पास करवाया जाता है। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दे कभी भी जो है इस संयुक्त अधिवेशन में या ज्वाइंट सेशन में आपके पास नहीं किए जाते। तो जो विषय ऐसे होगी साधारण बहुमत से जिन्हें पास करना होता है, सिर्फ ऐसे ही विषयों को जो ज्वाइंट सेशन के अंदर जो है पारित किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपकी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ऑप्शन इसमें बी दिया था, लोकसभा का अध्यक्ष। बिल्कुल ये आपका इसमें सही हो जाना था। बाकी जो मैंने आपको बता दिया, अध्यक्ष आपके जो है, अध्यक्ष की बात की, अध्यक्ष इसमें कोई भी नहीं, ऑप्शन फर्स्ट वाला बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन सी की बात करें राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति इसको बुलाता है। तो ज्वाइंट सेशन आपकी जो कौन बुलाता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है? आर्टिकल 108 के अंतर्गत आपके राष्ट्रपति द्वारा इसको बुलाया जाता है। राज्यसभा का सभापति, तो राज्यसभा के सभापति का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो राज्यसभा का सभापति इसमें बिल्कुल भी आपकी जो है भूमिका नहीं निभाता है अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष की भूमिका कौन निभाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए आगे चलेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 56, शून्यकाल भारत में कब शुरू हुआ था? ऑप्शन आपके पास दिए हैं 1962, 1966, 1971, 1996। इंपॉर्टेंट रहेगा तो देख लीजिए। शून्यकाल की अगर हम बात करें तो शून्यकाल भारत में कब से शुरू हुआ? 1962 में। और भारत की ये देन थी कि शून्यकाल आपके जो है आपके पेश किया गया। तो 1962 जिसने भी आपके ऑप्शन फर्स्ट लगाया होगा, जिनको ये टेस्ट दिया गया था, तो बिल्कुल आपका निस्संदेह यहाँ पे ये सही हो जाएगा। इसके अलावा 1966, 1971 और इसके अलावा 1996, इससे रिलेटेड एक एक फैक्ट आपने जो खुद से देख लेना है कि 1971 में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हुई जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, 1966 में क्या इंपॉर्टेंट हुई जो आपसे पूछी जा सकती है, 1996 में आपकी क्या इंपॉर्टेंट हुई जो आपसे पूछी जा सकती है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है और आप इसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करेंगे कि इससे क्या क्या फैक्ट आपको पता है, ताकि जो है एक क्वेश्चन बैंक आपका तैयार हो जाए। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग जो है क्वेश्चन लेकर आएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और बाद में जो है बाकी सभी स्टूडेंट जो है उस कमेंट सेक्शन को देखेंगे, तो उसमें आपको जो अलग अलग क्वेश्चन मिल सकते हैं जो कि सभी को लगता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे में सभी का जो एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। 57 की अगर हम बात करें, किस सदन का सभापति उसका सदस्य नहीं होता? तो किस सदन का सभापति नहीं होता? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा या सभापति होगा वो उस सदन का जो है आपके जो है मेंबर नहीं होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपका हो गया है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात की जाए तो इसमें प्रश्न पूछा गया आपसे पास, सेरिकल्चर कृषि के किस प्रकार से संबंधित है? देखिए, कृषि के प्रकार से संबंधित आपके कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कृषि का जो प्रकार है वो कौन सा है और कौन सा नहीं, इसमें 8-10 प्रकार आपके देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पूछा गया सेरिकल्चर, तो सेरिकल्चर जो है कृषि के किस प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन अगर आप डी देखें इस
क्वेश्चन का। तो रेशम उत्पादन, तो रेशम उत्पादन से संबंधित जो कल्चर होगा उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। उसके अलावा ऑप्शन फर्स्ट अगर आप देखो तो फर्स्ट आपके पास मछली पालन है, तो मछली पालन आपके जो इंपॉर्टेंट है, मछली पालन आपका इंपॉर्टेंट है। बागवानी आपकी फसलों से कौन कौन से कल्चर ये इंपॉर्टेंट है, अंगूरों की जो है उत्पादन से ये आपके इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपके पास कौन से रहेंगे, आपके पास मछली की बात की जाए तो पीसी कल्चर आपका देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात की जाए आपकी बागवानों की, तो बागवान में हॉर्टिकल्चर आपके देखने को मिलेगा। अंगूरों की बात की जाए, अंगूरों के पालन से संबंधित या अंगूरों का जो आपकी खेती की जाती है उससे संबंधित जो कौन सा कल्चर आपके देखने को मिलता है, तो विटिकल्चर इंपॉर्टेंट है। अगर सारे फैक्ट याद रखना चाहो तो याद रख सकते हैं। बाकी इसके अलावा बाकी क्रॉस चेक कर लेना सारे एक बार, तो जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सभी आपको याद हो जाएंगे साथ साथ। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 अगर आप देखिए, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये 7-8 आपके शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलते हैं इंडिया की। अगर हम बात करें तो उसमें से भरतनाट्यम एक है, जो कि किसका है? ऑप्शन आपके पास से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और असम। अगर बात की जाए तो आपके पास भरतनाट्यम किसका है, तो भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल इसमें ये सही हो जाना था। बात की जाए आंध्र प्रदेश की, कुचिपुड़ी आपका रहेगा, ये भी आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केरल की बात की जाए आपके पास कथक देखने को मिलेगा, कथकली आपके देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो बात की जाए आपके पास असम की, तो असम की आपकी जो है और आपके पास बिहू देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, इस तरह की आपको फैक्ट पता होने चाहिए। आगे हम चलेंगे, आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 60, भारत में शहनाई वादक के लिए प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो शहनाई वादक के लिए प्रमुख व्यक्ति आपसे पूछे गए थे। ऑप्शन जो आपके पास फर्स्ट दिया है बिस्मिल्लाह का, इंपॉर्टेंट है, ये आपका इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा आपने जो और देखना, पंडित रविशंकर आपके किससे संबंधित है, जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? जाकिर हुसैन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आपने देख लेना। और हाफिज खान, ये भी आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने एक बार देख लेना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास एचपीजी से रिलेटेड आपका रहेगा। और चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? तो चंबा रियासत को पूछा है। देखिए चंबा शहर अलग है, चंबा रियासत अलग है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है साहिल वर्मन, दूसरा आपके पास मेरू वर्मन, तीसरा आदित्य वर्मन और आपके पास फोर्थ ऑप्शन जो दिया है वो आपके पास गणेश वर्मन। अब देखिए प्रश्न क्या है, चंबा रियासत, रियासत है तो रियासत पुरानी थी, तो पुरानी रियासत थी तो किसने स्थापना की? मेरू वर्मन ने। इंपॉर्टेंट नाम है मेरू वर्मन, तो मेरू वर्मन ने चंबा रियासत की स्थापना की। और अगर बात की जाए चंबा शहर की स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाता तो ऑप्शन जो फर्स्ट है साहिल वर्मन, ये आपका फिर बिल्कुल आपका सही हो जाना था। देखिए इसके अलावा इसमें एक और नाम देखने को मिलता है आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन क्यों इंपॉर्टेंट है और ये ऑप्शन में मैंने क्यों डाला है, ताकि आपको पता लगे अगर आपसे पूछा जाए कि चंबा के जो शासक थे जिन्होंने वर्मन शब्द का जो प्रयोग किया, सबसे पहले जो ये वर्मन जो उपनाम है, ये उपनाम ना कहकर इसको सरनेम आप कहेंगे, तो ये किसके द्वारा इसको यूज किया गया था सबसे पहले? तो सबसे पहले आदित्य ने जो वर्मन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और इसमें गणेश जो वर्मन है ये आपके अंतिम रहे थे और इन्होंने वर्मन जो शब्द को छोड़कर जो है सिंह आपके लगाना शुरू कर दिया था। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए। 62 आपके पास है, खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा कब दिया गया? तो खजियार आपकी एक जगह है जो कि मिनी स्विट्जरलैंड, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड इसको कहा जाता है, हिमाचल का स्विट्जरलैंड भी इसको कहा जाता है, हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड इसको कहा जाता है। तो ये मिनी स्विट्जरलैंड का जो दर्जा है ये आपके कब दिया गया? प्रश्न आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन है 11 जुलाई 1991, ऑप्शन बी है 7 जुलाई 1992। तो देखिए आपके जो है मिनी स्विट्जरलैंड है 7 जुलाई 1992, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस दिन आपके जो है मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा आपके मिला था खजियार को। खजियार एक जगह है चंबा में जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आती है। तो इसको 160 नंबर अगर आपने ये भी रखना है, 160वां स्थान आपके जो इसको घोषित किया गया था मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में। और किसने किया था? डब्ल्यूपी ब्लेजर एक व्यक्ति है, उनके द्वारा जो है 160 नंबर का प्लेस इसको जो है डिक्लेयर किया गया था मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से। कब किया गया था? 7 जुलाई 1992। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको आप याद रखेंगे। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर आपके पास 63 देख लीजिए जल्दी से। 63 आप देखेंगे, सांच दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन आपके पास शिमला, कुल्लू, किन्नौर, चंबा। तो इसमें राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आपके पास सांच दर्रा कहाँ है? आपके चंबा में है। और सांच दर्रा के अलावा और कौन कौन से दर्रे यहाँ पे देखने को मिलते हैं? सांच के साथ आपके जो चीनी आपने याद रखना है, तो चीनी दर्रा भी आपके यहीं पे और छोपिया दर्रा भी आपके यहीं पे है। तो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों दर्रे आपको यहाँ से याद रखने हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 है आपके पास, मिंजर मेले में जो है किस देवता की पूजा की जाती है? मिंजर मेला जो आपके होता है, तो आपके पास मिंजर मेला एक इंटरनेशनल फेयर आपके देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लीजिए जल्दी से। ऑप्शन इसमें सूर्य देवता, अरुण देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता। तो आपके मिंजर मेला है, तो मिंजर में जो है मिंजर मेले में क्या किया जाता है? इसमें मिंजर का प्रवाह किया जाता है। इसमें गेहूं और जो है आपके पास मक्की की जो बालियां हैं, बालियां जिसको कहते हैं ऊपर जो आपकी स्टार्टिंग में आती है, उसमें इसको जो प्रवाह किया जाता है नदी में इस मेले के दौरान। और इसमें जो किसकी पूजा की जाती है? वरुण देवता की पूजा की जाती है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद इसमें जो भैंसों की बलि भी दी जाती है। तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, बाकी आप देख लेना।
ठीक है, आगे चलेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 65 की अगर मैं बात करूं, चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके पास दिए हैं शिमला, ऑप्शन 2 आपके पास है, ऑप्शन 3 आपके पास सिरमौर, इसके बाद सोलन। तो चंद्रनाहन झील, नाहन एक जगह है सिरमौर में जहाँ की लिटिल मेमोरियल आपका जो काफ़ी फेमस है, लेकिन ये झील आपकी जो है कहाँ पे है? तो ये आपकी देखने को मिलती है चंद्रनाहन झील डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर। ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है ये आपके पास बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 से आपके पास शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके पास दिए है मानव व्यवहार है, अंतर्दर्शन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो फर्स्ट है मानव व्यवहार, तो मानव व्यवहार क्या करता है? मानव व्यवहार आपके शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने की एक विशेष कड़ी के रूप में काम करता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, फर्स्ट आपका जो है सही रहेगा। सेकंड की बात की जाए, इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन जो है, इंट्रोस्पेक्शन आपकी सबसे जो पुरानी विधि है व्यवहार अध्ययन की, अगर इससे फैक्ट आपने याद रखना है तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड आपकी जो है इंपॉर्टेंट रहेगा ऑप्शन बी के हिसाब से। ऑप्शन सी की बात की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे आपके जीन पियाजे द्वारा काम किया गया था और आपकी जो है इसमें ब्रूनर द्वारा भी आपके काम किया गया था। इसके अलावा जो है वागोत्स्की ने भी इससे रिलेटेड आपके जो है काम किया था। हालांकि इंपॉर्टेंट आपकी जो रहती है जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो 4 स्टेजेस है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और एग्जाम में अधिकतर यही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। बुद्धि लब्धि सामान्य सीमा क्या है? तो बुद्धि लब्धि IQ के आपके सामान्य जो सीमा क्या है टर्मोन के अकॉर्डिंग? तो ये आपके पास ऑप्शन जो सी दिया है 90 से लेकर 110 इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको एग्जाम में कई बार दिखा गया है। आगे चलेंगे, गेस्टाल्ट ने अधिगम सिद्धांत दिया। तो गेस्टाल्ट जो थ्योरीज थे आपके कौन कौन थे? वर्दिमल, कोहलर और कॉफा, जो कि इनसाइड थ्योरी से संबंधित थे। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? इनसाइड थ्योरी दी थी। इसी में आपके जो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन बी देखे, ट्रायल एंड एरर किसने दी? तो थॉर्नडाइक द्वारा दी गई थी। और इसके अलावा जो क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की जाए तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? इवान पेवलो द्वारा। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला फैक्ट भी आप साथ साथ इसमें याद रखेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कर लेते हैं। ऑपरेंट किसने दी थी? BF स्किनर दी थी। काफी इजी आपके लिए हो जाएगा, बार बार चीजें आपकी रिपीट हो रही है तो चीजें अब आपको लर्न हो जानी चाहिए। आगे चलेंगे, आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 69 को अगर आप देखिए तो जब बच्चा अपने माता पिता तथा अध्यापकों से अत्यंत प्रश्न पूछता है तो ऐसे में वो किस प्रवृत्ति का उद्दक है? तो उसके अंदर क्या है? क्यूरियोसिटी आपके देखने को मिलती है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट वाला था बिल्कुल ये आपका इसमें सही हो जाना था। बाकी इंटेलिजेंट की बात की जाए तो इंटेलिजेंट आपके IQ से पता चलेगा कि कितना बच्चा इंटेलिजेंट है या फिर नहीं है। बाकी बात की जाए लर्निंग डिसऑर्डर की, लर्निंग डिसऑर्डर आपने याद कर लेना कि डिसलेक्सिया किससे है, डिस्फ्रेजिया किससे, अफेजिया किससे है, इस तरह के डिस्कैलकुलिया किससे है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखी गए हैं। आगे चलते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप? तो पहली जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आपकी जो कहाँ पे की गई थी? तो लेप्जिग में की गई थी। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल आपका सही है। और ये कब की गई थी जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको ये आना चाहिए क्योंकि कई बार मैंने ये पहले भी करवा चुका हूँ। आगे चलेंगे, आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 71, हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ द ट्रायल एंड एरर? ऑलरेडी मैंने बता दिया थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है, बाकी की सभी की हमने बात कर ली है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करेंगे। 72 आपके पास, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ लर्निंग इन लर्निंग बाय। देख लीजिए प्रश्न ध्यान से देखना। मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या लगता है कि यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए BF स्किनर होना चाहिए कि रिइंफोर्समेंट और रिवार्ड की जो बात है बिल्कुल सही है। रिवार्ड की बात की जाए, आपके पास रिइंफोर्समेंट पनिशमेंट की बात की जाए तो ये किसने की है बात? तो किसने की है? BF स्किनर ने। लेकिन किसके ऊपर बेस्ड है? प्रश्न आप ध्यान से समझना। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन द प्रोसेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ लर्निंग इज लर्निंग बाय। तो किसके लॉ आपका इफेक्ट है? जो लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग जो आपके ये कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक पे बेस आपकी थी और इसी को जो आधार बनाकर BF स्किनर ने इसके ऊपर आगे काम किया। देखिए जो आपके थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक आपके JV वॉटसन का जो काम था, जो वर्क था, बिहेवियरिस्ट आपके थे JV वॉटसन, और JV वॉटसन के ही काम को आपके जो आगे बढ़ाने का काम किया किसने? थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक के काम को आगे किसने बढ़ाया? आपके BF स्किनर ने। इस तरह ये चीजें रिलेट है। तो ऐसे में आपको लग सकता है कि ये BF स्किनर होगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न को अगर ध्यान से देखें तो ये थॉर्नडाइक के जो है लॉ ऑफ इफेक्ट के आपके पास नियम है, इस पर ये आपके पास लॉ ऑफ लर्निंग का जो नियम है इस पर ये बेस्ड आपके पूरी तरह से था। तो थॉर्नडाइक इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे आपके पास इसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर 73, हु प्रोपाउंडेड द सैम्पलिंग थ्योरी? इंपॉर्टेंट है, सैम्पलिंग थ्योरी से कई बार डायरेक्ट ये प्रश्न आपका बनता है। तो किसके द्वारा? थर्स्टन द्वारा। ऑप्शन जो बी दिया था बिल्कुल आपके सही था। बाकी फ्रॉवेल ऑप्शन फर्स्ट देखिए तो आपके पास इसमें खेल विधि के जनक आपके प्ले वे मेथड इन्होंने दिया था, किंडरगार्टन मेथड आपको जो कहेंगे। थॉर्नडाइक की हमने बात ऑलरेडी कर ली है, पेवलो की बात हमने कर ली है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 74 है, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग? इसकी हमने ऑलरेडी बात की है। आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने द्वारा दी गई? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग आपने दी है स्किनर ने। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। हु सेड इन्फ्लुएंसेस द आइडल
टाइम टू लर्न। किसने कहा कि सीखने के लिए जो आदर्श काल माना जाता है शिशुअवस्था को, तो किसने कहा था? ये आपके पास वैलेंटाइन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस आपके इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी। फ्रोबेल ने आपके किंडरगार्टन मेथड दिया था, ये याद रखना। ऑप्शन डी कोहलर से इनसाइड थ्योरी आपने याद रखना। 76 के चलेंगे, हु गेव इनसाइड थ्योरी, तो इनसाइड थ्योरी कोहलर द्वारा दी गई थी। कोफा और वर्धमान तीनों ही आपके गेस्टाल्ट थ्योरीज थे। ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, माफ कीजिए, ऑल ऑफ दी अबव, ये आपके बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। 77 की ओर चलते हैं। अ 5 year old child mental age is 5 and then his IQ will be। देखिए, एक जो 5 वर्ष का बालक है उसकी जो मानसिक आयु भी 5 वर्ष ही है। इसमें देखिए, अ 5 year old जो आपके पास चाइल्ड रहेगा, मान लीजिए कि बच्चा जो है कितना 5 year का आपके है, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ऐसे में जो आप यहाँ पे एक प्रश्न क्यों गलत करके आओ, आईक्यू से ही अगर आपसे थोड़ा डेप्थ में पूछ लिया जाए तो इस तरह से पूछ लिया जा सकता है। तो क्या कहा यहाँ पे? प्रश्न है यहाँ पे अ 5 year old, तो आपके पास एक फॉर्मूला है MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेंटल एज आपकी क्या दी है? तो इसमें मेंटल एज आपकी 5 दी है। क्रोनिकल एज क्या है? क्रोनिकल भी आपकी 5 है। देखिए प्रश्न क्या बोलता है? अ 5 year, तो 5 year आपकी क्रोनिकल एज 5 year, और उसकी जो है मेंटल एज कितनी? तो मेंटल एज भी आपकी 5 है। मल्टीप्लाई इसको 100 से कर देना। इस तरह से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो बाद में आपके पास क्या बचा? तो यहाँ पे इसका IQ कितना होगा? तो यहाँ पे 100। तो इसमें जो ऑप्शन आपके पास दिए थे 120, 100, 90 और आपके पास 80। तो ऑप्शन जो बी है 100 इस बच्चे का IQ रहेगा। तो किसी बच्चे का IQ जानने का सबसे बेस्ट मेथड आपके पास यही है। आगे चलेंगे आपके पास। इसके अलावा जो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 78 आप देख लीजिए। और ये जो है बड़ा ही क्वेश्चन नंबर 78 अगर आप देखिए तो ये बाय चांस देख लीजिए कि आपके पास कोइंसिडेंस है कि 78 नंबर पे ही महात्मा गांधी से रिलेटेड एक प्रश्न आया। और 78 को देखकर मुझे क्या याद आया कि दांडी मार्च जब आपके जो है गांधी जी गए थे, तो गांधी जी को मिलाकर टोटल मेंबर कितने थे दांडी मार्च में? 79। लेकिन जो है गांधी जी के अतिरिक्त कितने मेंबर थे जो उनके अनुयायी दांडी मार्च में जो है प्रेजेंट थे? वो आपके पास 78। तो कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है। तो गांधी जी के दांडी मार्च में अनुयायी कितने थे? 78 थे। और गांधी जी को मिलाकर जो टोटल कितने आपके पास हुए? टोटल आपके 17, जिसमें से एक आपकी जो अंग्रेजी पत्रकार मिलर वेब भी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने याद रखना हो तो रख लेना। प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया था? प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु पूछे हैं। तो आध्यात्मिक गुरु आपके पास ऑप्शन अगर आप देखिए, पहले ऑप्शन आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले आपके राजनीतिक गुरु है। ऑप्शन जो बी है लियो टॉल्स्टॉय, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। आध्यात्मिक गुरु आपके कौन कहे जाते हैं? लियो टॉल्स्टॉय। इनकी लेखनी से काफी ज्यादा प्रभावित थे आपके गांधी जी, तो इसी कारण जो इनको आध्यात्मिक गुरु आपके इनके माना जाता है। बाकी बात की जाए राजनीतिक गुरु, मैंने ऑलरेडी बता दिया, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु आपके देखने को मिले थे। बाकी लाला लाजपत राय से एक फैक्ट आपने याद रखना, साइमन कमीशन के विरोध में इन्होंने प्रदर्शन किया था, बाद में इनको लाठीचार्ज हुआ, उसके कारण जिनकी मृत्यु आपके देखने को मिली थी। और रासबिहारी घोष के विषय में आपने खुद देख लेना एक फैक्ट, कोई भी आप जो इसमें इंपॉर्टेंट अगर आपको लगेगा एग्जाम से रिलेटेड तो आपने खुद से देख लेना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 79। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लोकसभा का जो है अध्यक्ष होगा, जो आपके लोकसभा स्पीकर है वो आपकी इसकी अध्यक्षता करेगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 80। भारत से बाहर किस मुगल शासक का मकबरा है? कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन आपके पास है बाबर, जहांगीर और अकबर। और ऑप्शन डी है ए और बी बौद्ध। देख लीजिए, बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। ऑप्शन बी देखेंगे जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में आपके पास शाहदरा देखने को मिलता है। अकबर का सिकंदरा में है। तो ऑप्शन जो इसमें फर्स्ट और सेकंड है, बाबर और जहांगीर, ये बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि दोनों के मकबरे आपके कहाँ है? भारत से बाहर है। बाकी मुगल शासकों के जितने मकबरे हैं वो भी आपको वीडियो के माध्यम से कई बार मैंने बताया, और अलग से वीडियो भी बनी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अगर आप टेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक अलग से फोल्डर बनाए, उसमें जितने इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो सारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी एचपी टेट एग्जाम के लिए। अगर बात की जाए तो 600+ वीडियोस आपकी जो है एचपी टेट एग्जाम के रिलेटेड आपकी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई गई है। अब ये आप पर निर्भर करता है, अगर आप कितने सीरियस है। आपने कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब अपने टॉपिक आप नोट डाउन कीजिए। टॉपिक मैंने सिलेबस कई बार आपको बताया है, और 2-3 पहले भी आपको जो है बताया कि कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ने, उसके रिगार्डिंग ही आप जो अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 है आपके पास। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना ऑप्शन अगर आप सी देखें 1939, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यहाँ पे ये सही हो जाएगा। 1936 में किसकी स्थापना है ये भी आप मुझे बताएंगे। एचपीजी के आपको ऑलरेडी कवर करवाया है। 1000 आपके जो क्वेश्चन हमने जो कवर की है, प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बना है एचपीजीके का, उसमें जो है कई बार आपको जो बताया, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट तो आपने वो सीरीज देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो एक बार 1000 क्वेश्चन की वो सीरीज कंप्लीट देख लेना। एचपीजीके के लिए आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई और एक्स्ट्रा मटेरियल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
आगे चलेंगे 82 देख लेते हैं। चंबा के किस राजा ने औरंगजेब का जो मंदिर को गिराने के आदेश को ठुकरा दिया था? 82 में आपके पास ऑप्शन जो फर्स्ट दिया था चतर सिंह, बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। चतर सिंह आपके ऐसे थे जिन्होंने जो है औरंगजेब के आदेश को ठुकरा दिया था। औरंगजेब का मकबरा कई बार पूछ लिया जाता है औरंगाबाद, तो इंपॉर्टेंट है वो, ये भी आपने साथ साथ याद रखना है। इसके अलावा इसमें ऑप्शन आपके पास है, आपके पास उदय वर्मन, तो ये आपके वर्मन का शब्द लगा, इसका मतलब चंबा का यह शासक था। गणेश वर्मन, तो गणेश वर्मन अंतिम थी जिन्होंने वर्मन शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद उन्होंने सिंह की उपाधि आपकी ले ली थी। भूरी सिंह, भूरी सिंह से रिलेटेड कई बार एग्जाम में पूछे था, भूरी सिंह संग्रहालय आपसे पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। आगे चलेंगे, आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 83, एचपी का 18वां राज्य बनने वाला राज्य बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? हिमाचल प्रदेश जो आपके 18 नंबर का जो आपके राज्य जो डिक्लेयर किया गया, स्टेट पूर्ण राज्य का दर्जा जब उसको मिला था 1971 में, तो इसको जो किसने इसकी घोषणा की थी? तो ये की थी आपकी इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल इसमें यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो ये कहाँ से की थी ये अनाउंसमेंट? तो आपके पास गिरजा जो आपके पास मैदान है, जो कि आपके पास शिमला में है, जो कि आपके पास 8% जो है रिज मैदान है मे भी जाए, तो वहां से आपकी ये घोषणा की गई थी। आगे चलेंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 84 देखने के, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा को भंग कब किया गया? ये वाला फैक्ट आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1956 में जिसको भंग किया गया था, हालांकि बाद में वापस विधानसभा को अपनाया गया था। ये आपकी HPGK की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि हिमाचल प्रदेश कब आपकी जो है मुख्य आयुक्त रहा था, कब तक आपके चीफ कमिश्नर आपके रहा था, और कब तक ये आपके पास भाग सी राज्य रहा था, पार्ट सी राज्य रहा था, या फिर आपके कब तक ये आपके पास जो है केंद्र शासित प्रदेश आपके देखने को मिला था। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो के अंदर कवर करवाई है, तो एक बार उस वीडियो को आपको जाकर देख लेना। आगे चलेंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 85, विश्व रक्तदान दिवस, यहाँ पे डे से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो विश्व रक्तदान दिवस की बात की जाए तो आपकी कब मनाया जाता है? 14 जून। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाना था। बात कीजिए आपके पास यहाँ पे बाकी के ऑप्शन, 9 जनवरी आपने एक याद रखना, प्रवासी दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। बाकी के ऑप्शन आपने देख लेना कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपके देखने को मिलती है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 आपके पास संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? देखिए, एक तो पहली बैठक आपकी जो है 9 दिसंबर 1946, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अंतिम बैठक जो संविधान सभा की कब हुई ये आपसे पूछी जाती है। ऑप्शन अगर आप देखें 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान सभा को एडॉप्ट किया गया। इंपॉर्टेंट है, एक चीज याद रखनी है, 26 जनवरी 1950 इस दिन जो संविधान को आपके लागू किया गया था। थर्ड ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, बिल्कुल सही है, 24 जनवरी 1950 इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 को आपके 2-3 चीजें आपके देखने को मिली थी। अंतिम बैठक इसमें हुई थी और इसी दिन आपके राष्ट्रीय गान राष्ट्रगीत को अपनाया गया, तो ये चीजें भी आपको जो है याद रखनी है। आगे चलेंगे, आपके पास इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 87 अगर आप देखिए, संविधान निर्माण में संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, एक तो संवैधानिक सलाहकार, एक आपसे पूछा जाता है कि संविधान जो है सभा का जो है विचार किसके मन में आया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। ऑप्शन अगर आप देखिए M.N. रॉय, तो M.N. रॉय के मन में जो है ये विचार आया था कि जो है संविधान सभा की होनी चाहिए। ऑप्शन बी देखिए राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा की अगर बात करें तो ये आपके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को। अब चीजें आपको याद होने लग जाएगी। ऑप्शन जो डी है B.N. राव, तो B.N. राव आपके संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन जो डी था इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाना था। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 88, हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया? हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल जो स्वर्ण मंदिर आज की डेट में अमृतसर में आपके देखने को मिलता है, इसी की बात की गई है कि हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन फर्स्ट है गुरु अमरदास, ऑप्शन बी है गुरु रामदास और ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी है आपके पास गुरु गोविंद सिंह। तो इसमें जो ऑप्शन सी था गुरु अर्जुन देव, बिल्कुल आपके ये सही हो जाना था। और इसी मंदिर के बाद जो जलाशय है वो किसने बनाया था? जलाशय का जो निर्माण करवाया था वो रामदास जी द्वारा कराया था। अमरदास जी की बात की जाए तो उनकी एक बीबी थी, बीबी भानो, उनकी एक माफ कीजिए इनकी एक बेटी थी बीबी भानो, उनको जो है अकबर द्वारा दान की गई थी ये भूमि और इसी पे जलाशय बना था। और बाद में इसी जलाशय के जो है समीप में या फिर इसी जलाशय के बीच में आपकी जो है हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया जाता है गुरु अर्जुन देव द्वारा। और 10वें गुरु आपके सिख जो है गुरु गोविंद आपकी सिंह आपके थे, तो ये वाला भी फैक्ट आपने याद रखना है। 89 देख लेंगे, बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध किसके साथ लड़ा? इंपॉर्टेंट है, पहला ऑप्शन है आपके पास राणा सांगा मेदिनी राय अफगानों के साथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इन किसी के साथ भी उसने पहला युद्ध नहीं लड़ा। एक फैक्ट आपने याद रखना बाबर से, एक तो बाबर का मकबरा भारत से बाहर है, कहाँ पे है? काबुल में है, 8% आपके अफगानिस्तान में है। दूसरा फैक्ट आपने याद रखना कि अकबर ने जितने भी युद्ध लड़े
विजयी आपके अकबर ही रहा। और कौन कौन से युद्ध लड़े, तो पानीपत का युद्ध यहाँ पे देखने को मिलता है, खानवा का युद्ध यहाँ पे देखने को मिलता है, चंदेरी का युद्ध यहाँ पे देखने को मिलता है, घाघरा का युद्ध, ये सभी युद्ध किसके द्वारा लड़े गए, अकबर द्वारा। और इस सभी में जो है विजय कौन रहा था, हमेशा आपके अकबर रहा था। अब होमवर्क क्या है आपके लिए, होमवर्क इसमें यह बनता है कि यहाँ पे जितने भी युद्ध है वो किस किस के साथ यहाँ पे लड़े गए थे। आगे चलेंगे, बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला मुस्लिम शासक, तो किसने जो खलीफा जो है शब्द, माफ कीजिए, खलीफा की जो उपाधि है और खलीफा से जो मान्यता प्राप्त की थी सुल्तान की, मुस्लिम जो है शासक ने, तो कौन ये पहला था, ये आपसे पूछा गया है कि बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला मुस्लिम शासक। ऑप्शन अगर आप देखें इल्तुतमिश आपके इंपॉर्टेंट आपकी ये रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपकी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है बात कीजिए आपके पास जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन जो बी है कुतुबुद्दीन ऐबक आपकी जो है कुतुब मीनार है जो आपके पास बख्तियार काकी की जो याद में बनाया गया था, ये आपके जो इसका निर्माण कार्य इन्होंने शुरू किया था। हालांकि इसको खत्म किसने करवाया था, आपके इल्तुतमिश द्वारा आपके करवाया गया था। खिलजी की बात की जाए, खिलजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसने जो दाग और हुलिया प्रथा आपकी जो है अपनाई थी, इंपॉर्टेंट है ये वाला। बलबन की बात की जाए, लाहौर रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी और पाबोस और सिजदा जैसी प्रथाएं भी इसके द्वारा चलाई गई थी, ये भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो है बलबन से रिलेटेड इल्तुतमिश से आपको मैंने फैक्ट बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 92, संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेवारियों का उल्लेख किया गया है, तो देखिए इसमें जो संविधान की किस अनुसूची की बात की गई है जिसमें नगर पालिकाओं और आपके जो है प्राधिकार और जिम्मेवारी का उल्लेख किया गया है। एक मैंने आपके जो है पंचायती राज के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई है, उसमें हमने डिटेल में इसमें बात की है, और साथ में कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि पंचायती राज हो गया चाहे नगर पालिका, ये दोनों एक के बाद एक देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर बात की जाए आपकी पंचायती राज की, तो पंचायती राज के 11 देखने को मिलता है, तो 12 में क्या मिलेगा, 12 में आपको नगर पालिका मिलेगी। उसी तरह भाग 9 और भाग 9A, तो भाग 9 में पंचायत देखने को मिलेगी, भाग 9A में या 9क में या 9क में आपके देखने को मिलती है नगर पालिका। उसी तरह अमेंडमेंट में इनके बिल्कुल ऐसे ही थे, 73rd अमेंडमेंट आपके जो पंचायतों से रिलेटेड था, 74th आपके नगर पालिकाओं से रिलेटेड था। 1992 की ये दोनों की बातें इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी साथ साथ आपने याद रख लेना है। इसके अलावा जो विषय कई बार पूछे जाते हैं, पंचायतों में 29 विषय थे और बात की जाए नगर पालिकाओं में इसमें 18 विषय आपके देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आपके पास बी था बिल्कुल आपके यहाँ पे सही था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है, तो पार्ट यहाँ पे पूछा गया, तो किस पार्ट में है, तो किस भाग में, भाग 17 में। यहाँ से एक और फैक्ट आपने याद रखना है कि जब आपके मूल संविधान आपके बना था तो संविधान में कितनी भाषा अंकित की गई थी, मूल संविधान में आपकी जो 14 लैंग्वेज आपकी देखने को मिली थी। 8% आपकी कितनी है, तो 8% आपकी 22, ये फैक्ट आपने साथ साथ याद रखना है। तो किस में आता है, भाग 17 में आता है। इसके अलावा भाग 15, 10 और 11, इसमें आपने बताना क्या क्या चीज़ें होती है, ऑलरेडी आपको मैंने करवाया है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 94, विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है, तो ऑप्शन अगर आप देखें हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत और अटलांटिक। ये अटलांटिक आपकी जो एक आर्कटिक है, एक आपके पास अटलांटिक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा पूछा है तो प्रशांत महासागर, मेरियाना ट्रेंच आपके यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इंपॉर्टेंट ऑप्शन सी बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। इसके अलावा हिंद महासागर आपने देख लेना क्या है, और आर्कटिक आपने देख लेना कि आपकी जो कहाँ पे है, कि आपके नॉर्थ में है या फिर आपके पास साउथ में। इसके अलावा जो अटलांटिक की बात की जाए तो एस आकार की जो है इसमें आकृति देखने को मिलती है, ये वाला फैक्ट अगर आपने याद रखना तो रख लेना। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन जो फर्स्ट वाला दिया था यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाना था। बाकी आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 96, हिमाचल के किस राजा को अजान बाहु के नाम से कहा जाता है। अजान बाहु क्या होता है कि जिसकी जो ये भुजाएं हैं, जो मेरे पास ये भुजाएं है, ये भुजाएं आपकी जो घुटनों तक जाएगी, इनको अजान बाहु, ये आपकी एक संदर्भ है। जैसे कि आपके श्री रामचंद्र जी थे, तो उनकी अगर आपने तस्वीरें वगैरह भी देखी हुई तो उनकी भुजाओं को जो है घुटनों तक आपके दिखाया जाता है, बनाया जाता है, लंबी आपकी दिखाई जाती है, तो इसी कारण जो उनको अजान बाहु भी कहा जाता है। तो किसको जो अजान बाहु के नाम से जाना जाता है, तो ये आपके केहरी सिंह थे। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने साथ साथ याद रखने हैं। बाकी इसके अलावा जो जगत सिंह इंपॉर्टेंट रहेगा नाम, जगत सिंह ने जो कुछ एक इंपॉर्टेंट काम किया था, मैं भी शायद दशहरा कुल्लू का दशहरा इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, अगर आपने क्रॉस चेक करना होगा क्रॉस चेक कर लेना। भूरी सिंह संग्रहालय आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपने देख लेना। तो इसके अलावा जो आपके पास चतर सिंह की अगर हम बात करें, चतर सिंह जो आपके इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने जो औरंगजेब के आदेश को मानने से इनकार किया था, ये हमने ऑलरेडी अभी देख लिया है। आगे हम चलेंगे, आपके पास हिमाचल किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना, तो संघ शासित प्रदेश आपके 1956 में आपके देखने को मिला था और 71 तक आपके देखने को मिला था। तो ऑप्शन जो इसमें फर्स्ट वाला था 1956 इंपॉर्टेंट है, ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। उदयपुर का प्राचीन नाम यहाँ पे कई बार पूछे जाते हैं हिमाचल प्रदेश के काफी सारे एग्जाम में, कि जैसे यहाँ पे देखिए तो उदयपुर का प्राचीन नाम आपके पास ऑप्शन जो बी दिया था मारकुल, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही हो जाना था। गिरग्राम की बात की जाए, बैजनाथ का पुराना नाम आपके देखने को मिलता है। कुल्लू की बात की जाए, कुल्लू का मिलता है। ऑप्शन डी देखिए धमेरी, तो नूरपुर का पुराना नाम आपके
आपके देखने को मिलता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से किस वेद को कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है? तो कर्मकांड के आधार पर जो वेद आपके देखने को मिलते हैं किसको कहा जाता है? ऑप्शन आप देखिए, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन जो यहाँ पे सी दिया था, सी ऑप्शन आपके पास यजुर्वेद, तो इसे कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। वेदों से रिलेटेड भी आपको वीडियो मैंने प्रोवाइड करी, वो भी आपको जो वीडियो की जो है प्लेलिस्ट में हिस्ट्री वाले फोल्डर में आपको मिल जाएगी। अगर आपने देखनी होगी देख लेना, बाकी की फैक्ट आपको वहां से पता लग जाएगी। सामवेद की बात की जाए तो भारतीय संगीत के जो उत्पत्ति आपकी सामवेद से मानी जाती है। ऋग्वेद की बात की जाए, वर्ण व्यवस्था आपके यहाँ देखने को मिलती है, सूर्य का वर्णन यहाँ देखने को मिलता है, गायत्री मंत्र यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी तरह आपके अथर्ववेद जादू टोना से आपके संबंधित है। तो ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम प्रश्न भी रहेगा, किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है ऑप्शन जो इसमें बी अगर आप देखिए, शाहजहां। तो शाहजहां के शासनकाल को जो है आपके स्थापत्य कला का जो है स्वर्णयुग कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पास, और कोशिश की है मैंने अपनी ओर से आपको सारा ओवरऑल करवाने की। आपको इसमें साइकोलॉजी भी करवा दिया, एचपीजी भी करवा दिया, हिस्ट्री करवा दिया, पॉलिटी आपको करवा दिया, साथ में जीके सेक्शन भी हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है इस 50 क्वेश्चन के अंदर। और मैंने अपनी ओर से उम्मीद की कि आपको विद ऑल ऑप्शन आपको बता दिया जाए। और बाकी बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इस तरह के और भी मॉक टेस्ट मेरे पास अवेलेबल है, आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर अच्छे जो कमेंट्स आपके देखने को मिलते हैं, जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनके रिप्लाई देखने को मिलते हैं, तो आपके लिए नया मॉक टेस्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। और उस मॉक टेस्ट के बाद आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी विद ऑप्शन के साथ। आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।